हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा मध्यकालीन भारत की जो सीरीज़ चल रही है, इससे पहले हमने इस्लाम धर्म को अच्छे से कवर किया, भारत में तुर्कों का आक्रमण उसको कवर किया, भारत में अरबों का आक्रमण और उसके प्रभाव उसको कवर किया। आज हम करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद गोरी का। पृथ्वीराज चौहान से इनकी युद्ध हुए, तराइन के युद्ध हुए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो हमारी हिस्ट्री की प्राचीन भारत का इतिहास पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 ईस्वी। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा देखते हैं। तो भारत में तुर्की साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे मोहम्मद गोरी और गौर वंश का महमूद यानी मोहम्मद गोरी को माना जाता है मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अब इसे ही क्यों माना जाता है ये हम इसे आगे वीडियो में देखते जाएंगे। इससे पहले भी भारत में और मुस्लिम आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसे ही मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रीज़न क्या है हम देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था महमूद बिन कासिम। ठीक है, ये था। महमूद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसने भी खुद को लूट पाट तक ही सीमित रखा था। मतलब ये था कि इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन इन लोगों ने राज्य विस्तार नहीं किया। चाहे मोहम्मद बिन कासिम आया, चाहे महमूद गजनवी, इन दोनों ने भारत में लूट पाट के मकसद से भारत आए। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था, इसने यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने का चेहरे मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। गौर एक पहाड़ी क्षेत्र था जो गजनी और हरात के बीच में था। ये सब अफ़गानिस्तान के पास स्थित है। गजनी तो है ही है अफ़गानिस्तान का शहर, तो वहाँ से ये आया था मोहम्मद गोरी। अरहम में गोरी गजनी के अधीन था, परंतु बाद में ये स्वतंत्र हो गए थे। पहले ये गजनी के अधीन कार्य करते थे ठीक है, बाद में ये महमूद गजनवी, ये गजनी वंश का था, तो इनके अधीन कार्य करते थे, लेकिन बाद में इनसे स्वतंत्र हो गए थे गोरी वंश। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। गौर में शसनबी वंश प्रमुख था। ठीक है, जो शसनबी वंश था वो प्रमुख था गौर में, तो जो कि मोहम्मद गोरी भी इसी वंश से संबंध रखता था। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर मोहम्मद गोरी नामक के मुसलमान ने महमूद गजनवी के वंश से राज्य से अधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य गौर की स्थापना की। कौन? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, बिल्कुल 1173 ईस्वी में इसने गौर वंश की स्थापना की थी। उस समय पश्चिमी पंजाब और दूसरी तरफ सिंध और मुल्तान पर मुसलमानों का अधिकार था। पंजाब भारत का प्रवेश द्वार कहा जाने लगा था। ठीक है, पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि सभी आक्रमणकारी यहीं से आए थे। ठीक है, जब इसने गौर वंश की स्थापना की तो उस समय पंजाब में एक और दूसरी तरफ सिंध और मुल्तान पर कितने मुसलमानों का अधिकार था, और इस पश्चिमी पंजाब तो यहाँ सब मुसलमानों का अधिकार था। भारत में अरबों का आक्रमण के प्रभाव और भारत में तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी, इसको हमने इससे पहले वाले टॉपिक में कवर किया है। सीरियल वाइज देखेंगे तो चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। अब आगे, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कैसे हुआ। गोरी गोमल दर्रे से भारत आया था। ठीक है, गोरी जो था वो गोमल दर्रे से भारत आया था। मिनहाज की तबकाते नासरी में गोरी को भारत विजय का वर्णन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनहात की तबकाते नासरी ये किताब है जिसमें गोरी की भारत विजय का वर्णन है। 1175 में सर्वप्रथम गोरी ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया था। 1175 में सबसे पहले गोरी जो था भारत की सीमाओं में इसने प्रवेश किया था, यानी 1175 से इसने स्टार्टिंग किया भारत में आना, युद्ध किया अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे कैसे आया भारत में। मैप की सहायता से हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, कि गोरी ने कैसे भारत में शासन किया, जिसमें सबसे पहला आक्रमण इसने किया था 1175 में मुल्तान पर था। सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पे था 1175 ईस्वी में।
अगले ही वर्ष 1176 ईस्वी में कच्छ जीतने के बाद गुजरात की ओर ये बढ़ा। ठीक है, जब इसने कच्छ जीता तो गुजरात की ओर बढ़ा। ठीक है, पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, वहाँ सफल रहा, तो अगले ही वर्ष इसने कच्छ जीतने के बाद गुजरात की ओर बढ़ा। मोहम्मद गौरी ने 1178 से 1179 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पहले मुल्तान जीता, फिर गुजरात कच्छ जीता, फिर गुजरात की ओर यह बढ़ा। 1175 से इसने भारत में अपने आक्रमण की शुरुआत की। इसकी जो बुक है तबकात नासिरी, गौरी की विजय का वर्णन करती है। मिन्हाज उस सिराज इसका पूर्ण नाम है, आगे हम देखेंगे मिन्हाज उस सिराज के बारे में। इसके द्वारा ये रचित है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे, लेकिन गुजरात के शासक मूल राज ने गौरी को अबू पर्वत के निकट पराजित कर दिया, यानी जो मोहम्मद गौरी था वो पराजित हो गया। अब वह पेशावर और पंजाब को होकर गुजरात विजय का आयोजन करने लगा। देखिए, पहले तो गुजरात की तरफ बढ़ा, गुजरात से जब उसे पता लगा कि गुजरात से अब नहीं हो पाएगा, तो भारत विजय के कारण, भारत में उसने विजय करना था, तो उसने सोचा कि हम पंजाब की तरफ से अब जाएंगे, भारत में एंटर करेंगे। पहले गुजरात की तरफ से सोचा, लेकिन वहाँ से इसका कोई सिस्टम नहीं बन पाया, लेकिन इसने भारत में एंट्री लेनी थी, तो उसने गुजरात को छोड़कर अब क्या किया, इसने पेशावर और पंजाब से होकर भारत विजय का सोचने लगा कि कैसे हम भारत को विजय करेंगे। ये देखिए पूरा पंजाब था, ये इंडिया का पंजाब, ये उस टाइम का पंजाब। ठीक है, ये पूरा लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, ये पूरा पंजाब था उस टाइम। उस समय पेशावर और पंजाब में गजनी के वंशज शासन करते थे। ठीक है, महमूद गजनवी के वंशज उस समय शासन करते थे पंजाब में। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कब? 1179 ईस्वी में इसने सोचा कि हम पेशावर पे इसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वहाँ पे इसने अपना कब्जा कर लिया था। 2 वर्षों के बाद लाहौर पर इसने आक्रमण किया था। 2 वर्षों के बाद, उस समय लाहौर का शासक खुसरव मलिक था। ठीक है, जिसने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की, मतलब वो बच गया था खुसरव मलिक। ठीक है, 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता और फिर वापस चला गया। ठीक है, इस प्रकार इसका वो रहा, सिस्टम रहा। देखिए, वो दोबारा भी आया था। पहले इसने किसको, देखो पहले इसने लाहौर को जीता, फिर इसने सियालकोट को जीता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब ये खुसरव मलिक था, तो ये बाद में जीतने के बाद ऐसा हुआ, इसने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा तो कर ली थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ था, जो खुसरव था वो किसके अधीन काम करने लगा था, वो काम करने लगा था इसे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के अधीन। राज इसने किया लाहौर पे, लेकिन ये इसके अधीन करने लगा था राज। ठीक है, बाद में गौरी ने सियालकोट को भी जीत लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1186 ईस्वी में उसने दोबारा लाहौर को जीता, फिर यह वापस आया 1186 ईस्वी में, और उसने लाहौर को जीता। बिल्कुल कहानी की तरह आप समझ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसे सुधारने की कोशिश करें। 1186 ईस्वी में उसने दोबारा लाहौर को जीतकर वहाँ के राजा खुसरव को बंदी बना लिया फिर इसने, और 1192 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई खुसरव की। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा और सरहिंद दुर्गों को जीता। ये इसका सेंटर पॉइंट था लाहौर। देखते जाइए मैप की सहायता से। ठीक है, लाहौर से ये देखिए मैप में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लाहौर है छोटा सा, यहाँ से ये सरहिंद है, सरहिंद को जा रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया लाहौर। ये फिर बढ़ा किधर, सरहिंद फोर्ट की तरफ। सरहिंद का फोर्ट इसने जीता। बिल्कुल पिक्चर्स की तरह आपको करवाया गया है कि एक बार आप देखते हैं तो एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लियर रहेगी चीज़ें। अब आगे तराइन के युद्ध। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तराइन के युद्ध, क्योंकि ये युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को भारी क्षति हानि उठानी पड़ी, यानी जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, सेम इन्हीं दोनों के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, ये देखिए निर्णायक इसके आप देख ही सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। जीत पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में, दूसरे में मोहम्मद गौरी की। ठीक है, इस प्रकार इसके निर्णायक ये रहे थे दोनों युद्ध के बारे में। अब
आगे देखिए कैसा कैसा क्या कर रहा। तराइन की दूसरी लड़ाई को, ठीक है, जो दूसरी लड़ाई हुई तो उसमें कौन जीता? मोहम्मद गोरी। तो इसमें देखिए क्या हुआ। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक लड़ाई के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसे समय चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था। जो चौहान थे वो उत्तर भारत में प्रमुख थे और उसकी हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की नई स्थापना की, जिस कारण इस्लाम धर्म और तुर्क सत्ता भारत में और पनपती नजर आई। तराइन के युद्ध का वर्णन मिन्हाज-उस-सिराज द्वारा रचित तबकाते नासिरी ग्रंथ में है, क्योंकि तबकाते नासिरी ग्रंथ में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा, इसी पुस्तक में है। तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने हांसी, सामना, मेरठ और अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने हांसी, सामना, मेरठ, अलीगढ़, ये सब जो यूपी के और सब जो प्रदेश थे उसने जीतकर दिल्ली सेंटर पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1192 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरों की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई थी। 1192 ईस्वी में तो दिल्ली इनकी सेंटर पॉइंट बन गई थी मोहम्मद गोरी की। आगे मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेशों पर शासन का दायित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। रीज़न इसका ये था, ये इसका एक महत्वपूर्ण सिपाही था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के युद्ध में भी इसने काफ़ी उसका योगदान दिया था मोहम्मद गोरी का, तो ये इसका महत्वपूर्ण एक विश्वास पात्र सिपाही था। ठीक है, पहले तो ये इसका दास था, इसने खरीदा था काजी मोहम्मद से नामक व्यक्ति से। ठीक है, बाद में जब ये इस दास ने जीतने के बाद, लेकिन ये बाद में इसका महत्वपूर्ण वफादार सिपाही बनाई, जिस कारण जो मोहम्मद गोरी था उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा प्रदेश, जीते हुए प्रदेश इसे सौंप गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में फिर भारत आया, जिससे उसका सामना जयचंद गेहड़वाल वंश से हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दोनों के मध्य चंदावर नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गोरी का चंदावर नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में जयचंद मारा गया, यानी इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ही विजय रहा। इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो जयचंद मारा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण उत्तरी भारत में बनारस तक पहुंच गया। पहले ये पंजाब आए, फिर हरियाणा आए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये उत्तरी भारत में बनारस तक पहुंच गए। अब जयचंद का पुत्र हरिचंद गोरी के अधीन शासन करने लगा था। ठीक है, यह है बिहार, यह है उत्तरी बंगाल। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये बिहार और बंगाल, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कैसे जीता, ये देखिए। बिहार उत्तरी बंगाल को गोरी की एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जीता था। ठीक है, बिहार और बंगाल को एक इसका साधारण दास था गोरी का, उसने भी जीत लिया। इसका लक ही काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा था उस टाइम गोरी का। 1193 से 1202 तक बिहार पर विजय की ओर नालंदा को तहस नहस कर उसे अपनी राजधानी इन लोगों ने बनाया। ठीक है, मतलब जो नालंदा की राजधानी थी उसे इन्होंने तहस नहस किया, इसको राजधानी नहीं बनाया, मतलब उसको तहस नहस किया। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि बंगाल के आसपास था। लखनौती मध्यकालीन नाम, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित एक पुराना, तो ये लखनौती नाम है। ठीक है, मालदा जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा कवर रहा। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1205 में पंजाब में खोखर विद्रोह को दबाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये पंजाब में मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था। ठीक है, 1205 ईस्वी में खोखर विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने किया था। वापस लौटते समय, ठीक है, वापस लौटते समय सिंधु नदी पर देमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 को अफरीदी कबीलों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। कब? 15 मार्च 1206 को अफरीदी कबीलों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। ठीक है, ये देखिए। अब इससे आगे हम देखेंगे
कि इसकी हत्या के बाद कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से सत्ता को प्रारंभ किया और उसे अपनी राजधानी घोषित किया। ठीक है, लाहौर इनकी सत्ता बन गई। ऐबक का मकबरा भी यहीं था, ऐबक का जो मकबरा था वो भी यहीं था। अब आगे देखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का दरबार। अब इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे इनके दरबारी कवि कौन कौन से थे, इनके द्वारा चिराए गए सिक्के कौन कौन से थे, बाकी और चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। मोहम्मद गोरी का दरबार, तो गोरी के दरबारी कवि फ़खरुद्दीन गाजी और निज़ाम उरूजी थे, ये इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन कौन? फ़खरुद्दीन गाजी और निज़ाम उरूजी, ये इनके दरबारी कवि थे। गोरी के सिक्कों पर बैल और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा होता था। ये सिक्के थे तो इनके एक तरफ बैल की फ़ोटो थी, शिव जी के बैल की, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज लिखा होता था। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर एक तरफ कलमा, ठीक है, अरबी भाषा में कलमा, और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति थी। तो ऐसे इसके सिक्के मिले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में गोरी के साथ भारत आए और अजमेर गए, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज बोला जाता है, अजमेर शरीफ दरगाह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगला, मोहम्मद गोरी के युद्ध देखिए कैसे कैसे रहे। वैसे तो हम देख ही चुके हैं इनके जो युद्ध विजय पराजय, बाकी सीरियल वाइज अब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो गोरी के युद्ध, सबसे पहले पहला 1175 ईस्वी में इसने भारत में प्रवेश किया। मुल्तान उस टाइम भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान। ठीक है, तो मुल्तान, तो करमाथी शासक उस टाइम था, तो यहाँ से ये विजय कर लिया मुल्तान से। 1176 ईस्वी में उच्च राज्य करमाथी शासक यहाँ पे भी था, यहाँ से भी ये विजयी रहा। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात, रानी नाइक देवी, तो यहाँ से ये पराजय हुआ। ठीक है, तो उसके बाद 1169 ईस्वी में ये फिर दोबारा पेशावर की तरफ से भारत में घुसने की इसने कोशिश की। मालिक खुसरो उस टाइम शासक था, वहाँ से ये विजयी रहा। 1181 ईस्वी में लाहौर मालिक खुसरो का ही शासक था, तो यहाँ से भी फिर ये विजयी रहा। 1182 ईस्वी में देवल व सिंध सुरम शासक, यहाँ से ये विजयी रहा। 1184 ईस्वी में सियालकोट पर आक्रमण किया, मलिक खुसरो उस टाइम यहाँ पे था शासक, विजय, यहाँ से भी विजय रहा। 1186 ईस्वी में लाहौर में फिर इसने दोबारा किया हमला, मलिक खुसरो था, यहाँ से फिर दोबारा विजयी रहा। ठीक है, एक पराजय हुई 1178 ईस्वी में गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला देखते हैं और कौन कौन सी इसके पराजय हुई। नौवां था 1179 ईस्वी में भटिंडा राज्य पर इसने आक्रमण किया, भटिंडा पर चौहान सूबेदार, तो उस टाइम शासक था चौहान सूबेदार, तो यहाँ से ये विजयी रहा, यहाँ से भी ये विजय ही रहा था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वैसे पहले कराई दिया है। तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान था, उसकी विजय हुई थी। ये तो हम वो उसकी देख रहे हैं, मोहम्मद गोरी की, तो जो गोरी की थी वो पराजय हुई थी। ठीक है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, दूसरा युद्ध जब आया उस टाइम भी शासक पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन इसमें जो हुआ विजय रहा। ठीक है, ये आप ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो दूसरे युद्ध में था उसमें ये विजय रहा था, यहाँ पराजय नहीं आएगा। ठीक है, एक युद्ध में ये इसमें पराजय हुआ था। 1193 ईस्वी में हांसी कोहरम, तो यहाँ पे भी ये विजय रहा, इसलिए साथ इसमें दिल्ली भी इंक्लूड था। 1194 ईस्वी में कन्नौज जयचंद शासक था, यहाँ से ये विजय रहा। 1195 से 1196 बयाना कुमारपाल यहाँ पे शासक था, यहाँ से भी ये विजय रहा। 1196 में ग्वालियर राज्य, तो सुक्षणपाल तो यहाँ पे शासक था, यहाँ से भी ये विजय रहा। तो इस प्रकार इसके टोटल ये युद्ध थे। दो युद्धों में इसकी पराजय हुई थी, एक गुजरात की और एक तराइन के प्रथम युद्ध में यह पराजय रहा था। तो ये इतना सफल शासक था, ठीक है, तुर्क का। अब आगे, मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, 1206 में इसकी हत्या के बाद उसका साम्राज्य गुलामों में इस प्रकार बट गया। वैसे तो इसने अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, लेकिन बाद में ये 4 भागों में बट गया। जैसे ताजुद्दीन यलदौज गजनी शासक, ठीक है, गजनी इसको मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली से इन्होंने शासन किया।
बख्तियार खिलजी, इसे बंगाल का मिला। नसरुद्दीन कुबाचा, कच्छ मुल्तान। तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ था, क्योंकि जो गुलाम वंश की नींव थी, संस्थापक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन बाद में जो गुलाम वंश था वो भी अलग अलग बट गया, जिसमें गजनी मिल गया ताजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 लिए, लाहौर और दिल्ली को। बख्तियार खिलजी ने लिया बंगाल को, नासिरुद्दीन कुबाचा ने लिया कच्छ और मुल्तान को। तो इस प्रकार ये 4 भागों में बट गया था। अब आगे देखिए क्या क्या हुआ। तुर्की आक्रमण के भारत पे क्या क्या प्रभाव थे, ये देखिए। भारत में इसका क्या क्या असर हुआ, पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत में इसके क्या क्या प्रभाव हुए, देखिए। सबसे पहला, तुर्क के आने से भारत की पुरानी प्रथाएं कमज़ोर हो गई। भारत की जो संस्कृति थी वो तुर्कों के आने से कमज़ोर हुई। लेकिन आपको पहले ही बताया था, जब अरब आए थे तो उनका उल्टा इफेक्ट पड़ा था। अरब के आने के बाद अरब भारत की संस्कृति से प्रभावित हुए थे, ठीक है। लेकिन इनके आने के बाद, तुर्कों के आने के बाद भारत की संस्कृति कमज़ोर हुई थी, ठीक है। सामंती सेनाओं के स्थान पर दृढ़ स्थायी सेनाओं की व्यवस्था की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा सेना भर्ती किए जाते थे। तुर्कों को विजय से प्रशासन की भाषा फारसी हो गई। जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी हो गई थी तुर्कों की विजय के बाद। तुर्कों की विजय से जाति प्रथा से जो पीड़ित थे वो नए सुल्तानों के संपर्क में आए। जो हिंदू समाज था वो जाति प्रथा से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित था, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे निचली जाति थी। तो इसमें इन्होंने बहुत से बड़ी मात्रा में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर, इसी के कारण मुस्लिम में वे परिवर्तित हो गए थे। ऐसा भी हुआ था, क्योंकि कास्ट सिस्टम के कारण भी बहुत से इनके सुल्तानों के संपर्क में आए और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, यह भी माना जाता है। सिर्फ जाति प्रथा से प्रभावित होकर तुर्क अपने साथ नई तकनीक लेकर आए, जिससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। इंडिया की इकोनॉमी में तुर्कों के आगमन से शहरी विकास में काफ़ी योगदान हुआ। शहरों का वर्गीकरण, में काफ़ी तरक्की हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए राजवंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा गया। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, ठीक है। 14 वर्षीय बालक थे जब इसने अजमेर की गद्दी पर ये बैठा था, पृथ्वीराज चौहान। तो ये पूरा समरी देखिए कि पृथ्वीराज चौहान बिलोंग कैसे कैसे करता था, इसका जन्म कैसे हुआ पृथ्वीराज चौहान का। तो अनंगपाल, दिल्ली का शासक अनंगपाल। तो अनंगपाल दिल्ली का शासन, उसकी 2 पुत्रियां हुई, सुंदरी और पुत्री कमला, ठीक है। पहली पुत्री सुंदरी, दूसरी पुत्री कमला, जिनका विवाह कन्नौज राजा विजयपाल से हुआ था, ठीक है। पुत्री का विवाह, सुंदरी का विवाह जो हुआ था कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। तो वहाँ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम था राजा जयचंद, ठीक है। दूसरी पुत्री कमला थी, जिसका विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ हुआ था। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का जो है पूरा यह है। बाकी जो पृथ्वीराज चौहान की वीडियो है वो आपको हमारी पुरानी प्लेलिस्ट जो इससे पहले हमने डाली हुई है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें आपको मिल जाएगी पूरा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। पृथ्वीराज ने राजस्थान के छोटे इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया और फिर बुंदेलखंड की ओर बढ़ा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसने राजस्थान के छोटे छोटे इलाके, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में ये अजमेर की गद्दी पर बैठा था, बुंदेलखंड की ओर बढ़ा। बुंदेलखंड काफ़ी बड़ा पार्ट है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, ये देखिए। तो इस प्रकार ये बड़ा काफ़ी पार्ट था। यहाँ महोबा के युद्ध में उसे चंदेलों को पराजित किया था, ठीक है। इसने पृथ्वीराज चौहान का सेनापति खंडेराव था, जिसने तराइन के दोनों युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। पहले युद्ध में तो ये जीते थे, ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था खंडेराव, लेकिन दूसरे युद्ध में ये पराजित हो गए थे मोहम्मद गोरी से। मिनहाज के अनुसार पृथ्वी की मृत्यु सिरसा में हुई थी। मिनहाजुस निसार, ठीक है, मिनहाजुस सिराज, वो जो उस टाइम का कवि था, उसके अनुसार जो पृथ्वी की मृत्यु हुई सिरसा में, ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु। लेकिन अब देखिए जो इसका राजकवि था, पृथ्वीराज का राजकवि चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज का राजकवि था, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई। इसके अनुसार ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज के शासनकाल के बारे में, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये आपने याद रखना है। ये पृथ्वीराज रासो लिखी किसने है? चंद्रबरदाई
जो कि पृथ्वीराज का राजकवि था। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को गाजी ले आया गया, ठीक है, कैद करके, और उसकी वहाँ गौरी की हत्या के जुर्म में मार दिया गया पृथ्वीराज को। इसके दो मत हैं, ठीक है। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में हुई, लेकिन इसके अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु गाजी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। मिनहाज उस सिराज का जो जन्म हुआ 1193 ईस्वी में अफगानिस्तान के फिरोजशाह में हुआ था। ये जो कवि था, ठीक है, इसके भी शासनकाल अलग अलग रहे, तो देखिए कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए, जन्म हुआ 1193 में अफगानिस्तान में, जिसका पूरा नाम अबू उर्मान मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन था। मिनहाजुल सिराज के पिता गौरी की सेना में आध्यात्मिक गुरु के पद पे थे, ठीक है। ये गौरी के पिता जब थे तो उसके टाइम ये आध्यात्मिक गुरु के पद पे थे, मिनहाजुल सिराज के पिता, और ये गौरी के साथ मिनहाजुल सिराज रहा, ठीक है। रजिया के शासनकाल में मिनहाजुल सिराज को दिल्ली के मदरसों का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। रजिया के शासनकाल में, ये गुलाम वंश से संबंधित है, आगे हम गुलाम वंश के बारे में ही कवर करेंगे। नसरुद्दीन के शासनकाल में दरबारी कवि के रूप में ये नियुक्त हुआ मिनहाजुल सिराज द्वारा लिखित तबकाते नासिरी नसरुद्दीन को ही समर्पित है, ठीक है। ये सब गुलाम वंश से थे, वो हम आगे जो वीडियो हमारी आएगी गुलाम वंश की, तो उसमें हम कवर करेंगे। मिनहाजुल सिराज की मृत्यु दिल्ली में बलबन के शासनकाल में हुई थी। तबकाते नासिरी फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जो तबकाते नासिरी है। तो ये थी हमारी वीडियो प्रॉपर पूरी, किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।